चलो हम लोग ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन लगा लेते हैं। जुगल सर की बुक का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने दोनों वीडियो ट्रांसफार्मर की ना देखी हो थ्योरी की, तो पहले वो दोनों थ्योरी देखो। ठीक है, थ्योरी को याद करो। उसके बाद क्या करना है, जुगल सर की ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन, ठीक है, की वीडियो में बनाने जा रहे हैं ये। तो तुमको पहले क्या करना है, ये वीडियो नहीं देखना है, तुमको सबसे पहले ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन लगा लेने हैं जुगल सर के। ठीक है, ये वीडियो जैसे स्टार्ट किया है, तो अगर तुमने ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन तुमने जुगल सर की बुक से नहीं लगाए हैं तो इस वीडियो को ना देखो अभी। ठीक है, 56 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम पहले अटैम्प्ट करो। उसके बाद अटैम्प्ट करने के बाद ही ये वीडियो देखो। अगर ना देखी हो, अगर ना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो तो ये वीडियो छोड़ दो भी, और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद ही देखो। ठीक है, चलो तो देखो ट्रांसफार्मर कह रहा है किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, इस वीडियो के नीचे पहले क्या करोगे कि पहले एक से लेकर के जितने क्वेश्चन है सब नंबर डालो अपनी रफ कॉपी में। इसके बाद तुम्हारे क्या आंसर निकाल ले वो आंसर डालो। इसके बाद देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ करके बताओ जरा कि कितने के सही हुए, इस वीडियो के नीचे लिख देना। ठीक है, खास कर ध्यान रखना, लिख देना कि हाँ कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन सही हैं, और कितने क्वेश्चन नहीं आए ये भी लिख देना। ठीक है, इतना कर देना प्लीज़। चलो, कह रहा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, यानी कि अन्योन प्रेरण पे करता है, काम खत्म। इसके बारे में सबूत दे रखा है, अन्योन प्रेरण क्या होते हैं सब हम तुमको बता चुके हैं, पढ़ लेना ये सब। ठीक है, अब तो वो कह रहा है सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल का प्रयोग क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर में, तो सिलिका जेल याद आ रहा है, कितने अच्छे से बताया था, फिगर में भी दिखाया था हमने। तो कह रहा है कि सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिका जेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सिलिका जेल का काम क्या होता था कि बाहर की जो नमी थी वो ट्रांसफार्मर के अंदर तेल में जाने नहीं देता था। सिलिका जेल क्या करता था, नमी को खुद क्या कर लेता था, अवशोषित कर लेता था। सिलिका जेल क्या करता था, सिलिका जेल जो था वो नमी को खुद क्या कर लेता था, अवशोषित कर लेता था। ठीक है, तो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, नमी सुखाने हेतु किया जाता है। ठीक है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है नमी सुखाने हेतु किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है 3 फेज को 2 फेज सप्लाई में कौन बदलता था, कौन से कनेक्शन में बदलते थे, बिल्कुल रटा होगा, स्कॉट कनेक्शन हमने कहा था। ये चीज़ याद रखना, यही चीज़ पेपर में पूछी जाती है। तो भाई करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे सब लोग ITI में उतना तुम्हारा फायदा रहेगा। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में, यानी जितने मल्टीपल क्वेश्चन लगाओगे, थ्योरी ऑटोमेटिक क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हारे दिमाग में बस जाएगी, याद हो जाएगी थ्योरी। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे थ्योरी भी तुम्हारी बिल्कुल उड़ी उड़ी रहेगी दिमाग से। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में बदला जाता है, तो किस कनेक्शन में बदला जाता है, स्कॉट कनेक्शन में बदला जाता है। बस आंसर हो गया सीधा। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में की जाती है, हमें पता है KVA या फिर MVA में की जाती है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो हम लोग KVA या फिर MVA में करते हैं। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को निम्न में से किस में व्यक्त किया जाता है, तो KVA में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा सुरक्षा रिले ट्रांसफार्मर में कौन करता है, मतलब सुरक्षा रिले का मतलब ये हुआ कि यानी कि 4 नाम दे रखे हैं, इसमें से कौन सा नाम है जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है, जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो सबसे पहला है टेम्परेचर गेज, एक्सप्लोजन वेंट, बकोल रिले, अर्थिंग। तो अर्थिंग तो मान लो 3 फेज के जितने भी उपकरण होते हैं, 3 फेज के जितने भी उपकरण हैं सब में अर्थिंग करते हैं। एक्सप्लोजन वेंट क्या था, वेंट क्या था कि इसके माध्यम से अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, जब तेल ज़्यादा उबाल मारने लगता है, जब तेल ठंडा नहीं हो पाता, तो इसी के माध्यम से तेल बाहर भी गिर जाता है। टेम्परेचर गेज क्या होता है, ये टेम्परेचर को नापता है। तो बकोल्ज रिले जो था, बकोल्ज रिले में क्या लगा था, 2 अलार्म सर्किट लगा था। याद आ रहा है कुछ, फिगर में भी दिखाया था, बाकी हमने लिखवाया भी था उसमें थ्योरी में। तो ये बकोल्ज रिले का काम क्या होता था, बकोल रिले क्या होता है, इसमें क्या अलार्म वाले सर्किट लगे होते थे। तो अलार्म के माध्यम से क्या होता था, बकोल रिले क्या करता था, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर में कमी है तो ये अलार्म बकोल रिले के माध्यम से बजने लगता था, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी है। तो ये क्या है, एक तरह से सुरक्षा की सेफ्टी डिवाइस एक तरह से देखा जाए तो बकोल रिले क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर हो जाएगा तुम्हारा C ऑप्शन, यानी कि बकोल रिले हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बकोल रिले हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या वे कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में, मतलब अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं, कौन सा, स्टेप डाउन,
इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल रटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन आ जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं, या अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहेंगे एचटी लाइन। क्या करेंगे, एचटी। तो अधिक वोल्टेज है एचटी लाइन। तो हाई टेंशन वाली लाइन को क्या बोलेंगे, अधिक वोल्टेज। और लो टेंशन क्या होगा, लो टेंशन में कम वोल्टेज होगा। लो टेंशन में कम वोल्टेज, हाई टेंशन में अधिक वोल्टेज। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं, हाई टेंशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई टेंशन लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज अधिक होगा, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जैसे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हाई टेंशन लाइन कहाँ होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में होगी, और में वोल्टेज भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर ये सब थ्योरी पढ़ लेना जो लिखी हुई है, इसका डिटेल देख लेना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। अब कह रहे हैं ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे उसे क्या कहते हैं। बेसिकली बात है यार, ये कह रहे सप्लाई यहाँ देते हैं उसको क्या कहते हैं। देखो लोड को हमेशा कहाँ लगाते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में। सप्लाई यानी कि स्रोत कहाँ देते हैं, स्रोत यानी कि सप्लाई की बात कर रहा है। तो सप्लाई हमेशा कहाँ देंगे ट्रांसफार्मर में, सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में। सप्लाई किस में देंगे, सप्लाई हम लोग देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में। ठीक है, सप्लाई किस में देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। और सप्लाई लेते किधर से, सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग सप्लाई लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग सप्लाई लेते हैं, क्योंकि हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज या तो स्टेप अप करके मिलेगा या फिर वोल्टेज स्टेप डाउन करके मिलेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग सप्लाई लेते हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा है ट्रांसफार्मर के जिन सिरों पर सप्लाई देंगे, ट्रांसफार्मर के जिन सिरों पर सप्लाई देंगे उसे कौन सी वाइंडिंग है। तो सप्लाई किस पे देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग इसका आंसर हो जाएगा। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है ओपन सर्किट जो परीक्षण है, ओपन सर्किट टेस्ट है, वो क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलो देखो, अब 9वां नंबर बोल रहा है, कह रहा है कि खुला परिपथ परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। खुला परिपथ परीक्षण यानी कि ओपन सर्किट परीक्षण से क्या ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल रटा होगा, ये सब चीज़ें हमने बताई थी, यही सब चीज़ें पूछी जाती है। तो ओपन सर्किट परीक्षण से क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, लोहा हानि यानी कि आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, आयरन लॉस को ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तो खुला परिपथ परीक्षण के द्वारा कौन सा लॉस ज्ञात किया जाता है, आयरन लॉस यानी कि लौह हानि ज्ञात किया जाता है। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है कि क्लिप ऑन मीटर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। देखो टोंग टेस्टर या क्लिप ऑन मीटर सभी की चीज़ सामने बताया था। और इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो चलती तार होती है, मतलब कि करंट चल रहा होता है लाइव वायर में, हम लोग इसको चेक करते हैं। और हमको तार छीलना नहीं पड़ता है, मतलब तार के जो ऊपर कवच होता है उसी के ऊपर लगा करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी करंट चल रही है। ठीक है। तो वही कह रहा है क्लिप ऑन मीटर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर। अब हम इसमें क्या नाप रहे हैं, धारा नाप रहे हैं। इससे क्या नाप रहे हैं, धारा। तो धारा नाप रहे हैं तो इसका मतलब धारा से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी। तो आमीटर लगा होता है, तो ये आमीटर लगा होता है। तो आमीटर तो है नहीं ऑप्शन में, कह रहा है कि क्या लगा होता है, तो पोटेंशियल तो मीटर लगा नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं लगा होगा, क्योंकि पोटेंशियल विभव तो ही नापता है, धारा नापता है। तो धारा नापता है तो इसका मतलब क्या लगा होगा, हमारा करंट ट्रांसफार्मर लगा होगा, क्योंकि क्या नाप रहा है, वो धारा को नाप रहा है। तो धारा को नाप रहा है, इसका मतलब क्या लगा होगा, हमारा करंट ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो कह रहा है क्लिप ऑन मीटर में प्रयोग ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। तो क्लिप ऑन मीटर में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है। क्लिप ऑन मीटर में किसका प्रयोग करते हैं, क्लिप ऑन मीटर में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है स्टेबलाइजर में कौन से ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर में क्या बोल रहा है, स्टेबलाइजर में कौन से ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। चलो देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, हमने तुमको बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया था। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में कितने अच्छे से पढ़ाया था, उसके उपयोग भी बताए थे। तो उपयोग में ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, बूस्टर होता है, स्टेबलाइजर होता है, और मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तो स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर यूज में लिया जाता है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते करें। ट्रांसफार्मर एक मशीन है। ट्रांसफार्मर कैसी मशीन होती है, ट्रांसफार्मर एक
स्टैटिक मशीन होती है यानी कि स्थैतिक मशीन होती है, यानी एक जगह फिक्स होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ आज इधर इधर लगा दिया, कल मन किया उधर लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। एक जगह जहाँ फिक्स कर देते हैं तो वो उसकी जगह फिक्स हो जाती है। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर एक मशीन है, तो ट्रांसफार्मर एक कैसी मशीन है कि स्थैतिक मशीन है। ट्रांसफार्मर एक कैसी मशीन है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है यानी फिक्स्ड मशीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इसमें से ऐसा क्या है जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर होता है, हाँ होता है। ब्रीदर होता है, ब्रीदर भी होता है। बकहोल से रिले भी होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, कह रहा उत्तेजक। उत्तेजक यानी एक्साइटर। तो एक्साइटर तो यूज करते नहीं है। एक्साइटर का काम क्या होता है, जैसे कोई मशीन स्टार्ट नहीं होती है तो एक्साइटर के रूप में किसका यूज करते हैं, डीसी का यूज करते हैं। तो डीसी का तो यूज कहीं ट्रांसफार्मर में करते ही नहीं है, तो उत्तेजक का यूज कहीं होगा नहीं होगा। ठीक है। तो कह रहा निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग किया जाता है, तो कि प्रयोग नहीं होता है। मतलब ट्रांसफार्मर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मतलब इस चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ट्रांसफार्मर में यूज ही नहीं होता, तो उत्तेजक का यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्तेजक का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में टर्न होते हैं। ठीक है। कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि टर्नों की जो संख्या है वो इस प्राइमरी में ज़्यादा होगी, यही तो होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका मतलब है कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होगी। स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा किसमें, सेकेंडरी में। तो डाउन कब करेगा, जब टर्नों की संख्या कम होगी, यानी कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होगी किसमें, प्राइमरी की अपेक्षा। यानी कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी। अब ऑप्शन पढ़ लो। कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में टर्न होते हैं प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम होते हैं क्या। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम टर्न होते हैं किसमें, द्वितीय कुंडली में। पहले ही ऑप्शन मिल गया हमको। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है, तो देखो एक होता है पीटी और एक होता है सीटी। एक होता है पीटी और एक होता है सीटी। तो ध्यान से समझना जो हम बोल रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन को करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और एक तरह से ये समझो कि ट्रिक है एक तरह से। ठीक है। जैसे कि क्या है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। अब तुमको नहीं याद आ रहा है, तुम रट्टा तो मारोगे नहीं कि स्टेप डाउन होता है कि स्टेप अप होता है। हमेशा अगर मान लो अभी रट के निकल भी जाओगे तो आगे फ्यूचर में इसको भूल जाओगे। 3-4 दिन के बाद पूछेंगे इसको भूल जाओगे। ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो क्या नाम है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। हमने जब तुमको सीटी और पीटी के बारे में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था मैंने। ठीक है। तो देखो पीटी है ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये, इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। तो एक तो हो गया पीटी और दूसरा हो गया सीटी। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, यानी कि पीटी ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये तुम्हारा, पीटी ट्रांसफार्मर है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पीटी ट्रांसफार्मर। तो वही कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है। तो जिस एक होता है पीटी और एक होता है सीटी। तो पीटी का मतलब है कि ये पीटी पोटेंशियल मतलब होता है वोल्टेज, यानी कि जो पीटी ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है। और सीटी ट्रांसफार्मर जो होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो करंट को कम करता है। हमने बताया था इसमें अनुपातिक स्केल का यूज होता है, बताई थी ये बात। ठीक है। तो ये याद रखो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जिसका जो नाम है वो उसी को कम करेगा। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है मतलब कि ये वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। और वोल्टेज को कम कौन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को कम कौन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वही कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक तुम्हारा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कैसा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अच्छा बताओ करंट ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। अब ये तो कहो, अब तो ये तो हम तुमसे कहेंगे नहीं कि हाँ चलो ये है तो उसका उल्टा याद करो। इसका भी देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या है, करंट ट्रांसफार्मर।
करंट ट्रांसफार्मर है, सीटी है, मतलब कि ये करंट को क्या करेगा, कम करेगा। करंट को क्या करेगा, कम करेगा। अब कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो करंट को कम करता है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तथा करंट को स्टेप डाउन करेगा, यानी करंट को कम करेगा। तो सीटी ट्रांसफार्मर, सीटी का मतलब है कि करंट को कम करेगा, यानी कि जो जिसका नाम है वो उसको उतना ही कम करेगा। यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को कम करेगा और सीटी ट्रांसफार्मर तो करंट को कम करेगा। तो करंट को कम कौन करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन कम करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप तथा करंट को स्टेप डाउन करता है। तो अगर यही क्वेश्चन आता कि ये बताओ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में, तो क्वेश्चन लिखा है, अगर यही क्वेश्चन होता कि बताओ करंट ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर कैसा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि वेरिएक ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। वेरिएक ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था, ऑटो ट्रांसफार्मर बताया था, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उससे हम लोग क्या निकालते थे, तार खींचते थे। तो तार खींचते थे तो क्या होता था, उसी को हम लोग बोलते थे टैपिंग। तो वही 5 से 10 टैपिंग, 5 से 10 तार खींचते थे, तो इसमें मान लो 8 से 10 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन तो पक्का फिक्स होगी कि 8 से 10 टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। इसके बजाय ए ऑप्शन लिखो। जब हमने सी पे नज़र की तो हमारा ए ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। कह रहा विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो इस प्रकार से तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर में बनाया था, जैसे मान लो ये एक ही वाइंडिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने आउटपुट के लिए मान लो इधर से ले लिया, ये एक आउटपुट लिया और इधर से ले लिया आउटपुट। तो मान लो टैपिंग ऐसे निकालते हैं, मान लो 3 टैपिंग निकाली, पहली तार, दूसरी तार, तीसरी तार, चौथी, 4 तार में जोड़ रखी है। तो यार ये तो बताओ, अगर हम जैसे मान लो ये पहली वाली 2 तार से अगर हम लोग ले वोल्टेज, तो हमें दूसरा मिलेगा। अगर जैसे मान लो ये 4 है, अगर एक तार हम पहली में लगाएं, एक तार चौथी में लगाएं, तो इनके बीच में जो बल्ब जलेगा ज़्यादा तेज जलेगा, ठीक है। मान लो पहली और तीसरी तो धीमा चलेगा, इससे लेंगे तो और धीमा चलेगा, पहली और दूसरी को लेंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि सब में एसी वोल्टेज जो है वो क्या है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो यानी कि विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला भी उपकरण होता है वेरिएक ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरिएक जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि वेरिएक ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का ही रूप होता है। बस सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, टैपिंग, यानी तार खींच देते हैं, टैपिंग कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए भी ऑप्शन होगा, बी भी होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मतलब कि ए और बी दोनों, सी ऑप्शन मतलब कि क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसका आंसर तुम खुद दे सकते हो। देखो हमने कहा ना हिंदी नाम बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए बोलता हूँ इंग्लिश टर्म पे, इंग्लिश टर्म जो है उनको याद रखो। उच्चायक का मतलब हो गया, नाम में छुपा है उच्चायक, उच्च वाला, उच्च ट्रांसफार्मर। उच्च ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन इंग्लिश में जब पेपर दोगे तो वहाँ इंग्लिश में ज़रूर लिखा होगा स्टेप अप की बात हो रही है, ठीक है। तुरंत कन्वर्ट करो उसको, तुरंत मालूम पड़ जाएगा क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो कह रहा है कि एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या होता है। उच्चायक का मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। और कह रहे द्वितीयक कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन से अधिक लपेट होती है, बिल्कुल सही बात है यार। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज हमको ज़्यादा मिल रहा है, और तो उसका मतलब क्या है, कॉइलों की संख्या भी, नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, ज़्यादा होंगे प्राइमरी की अपेक्षा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। कह रहा है द्वितीयक कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन से अधिक लपेटें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है करंट के मान को कम करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूल ही यही होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है तथा करंट को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। तो इसका आंसर सी भी है। इसका मतलब तीनों तो सही है, तीनों सही बातें हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। सामान्यतः ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, हमने कहा जिस ऑप्शन में तुमको 100% से, मतलब 100% अगर ऑप्शन में लिखा तो उसको टिक नहीं मारेंगे, क्योंकि वो बन जाएगी आदर्श की स्थिति। अगर पूछेगा आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तब तो 100% होगा। जब ऐसे क्वेश्चन के में क्या है कि जिसमें जितना ज़्यादा दे रखा है, देखो किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 95 से 98, तो यही आंसर हो जाएगा।
अगर किसी ऑप्शन में 99% होता तो हम लोग 99 को टिक लगाते, लेकिन 100 को टिक नहीं लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। आदर्श की स्थिति बोलेगा, जब आदर्श की कंडीशन बोलेगा तभी हम लगाएंगे 100%, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम क्या होता है। ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर को बोलते हैं ट्रांसफार्मर का सांस लेने वाला, यानी कि श्वासक बोलते हैं। ब्रीदर को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासक। ब्रीदर को क्या बोलते हैं हम लोग, श्वासक बोलते हैं, ठीक है। ब्रीदर को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीदर को बोलते हैं श्वासक, यानी कि सांस लेने वाला। तो एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है। तो एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम क्या होता है, यानी कि सांस लेने वाला। वो ब्रीदर का काम क्या होता है मालूम है, कि बाहर की जो ठंडी ठंडी यानी कि जिसमें नमी होती है, जैसे कि मान लो मॉर्निंग में जब उठते हो तो ओस पड़ती है, तो नमी होती है। तो वही है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का काम क्या होगा, कि टैंक में नमी के प्रवाह को पकड़ कर रखना। यानी जो तेल होता है, जिसमें टैंक में तेल भरा होता है, उसके अंदर नमी नहीं आनी चाहिए। तो नमी को रोकने के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है, ब्रीदर का काम करता है। यानी ब्रीदर क्या करता है कि बाहर से हवा आ रही है, जैसे नमी वाली हवा आ रही है, तो जो नमी यानी कि जो पानी है उसको बाहर रोक लेता है और हवा को, सूखी हवा को अंदर जाने देता है, ताकि ट्रांसफार्मर भी हमारा ठंडा बना रहेगा और ट्रांसफार्मर के तेल पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्रीदर का काम, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, टैंक में नमी के प्रवाह को रोकना। यानी नमी को जाने नहीं देता है। किसको नहीं जाने देता है, नमी को जाने नहीं देता है, ठीक है, तेल में। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर के कोर को सिलिकॉन इस्पात तथा लेमिनेटर द्वारा क्यों बनाया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको सिलिकॉन इस्पात का क्यों बनाते हैं, तो सिलिकॉन इस्पात का इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी स्थैतिक हानि क्या हो सके, कम हो सके। और लेमिनेटेड हमने कहा था, लेमिनेटेड जहाँ थी वहाँ भंवरदार हानि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के कोर को सिलिकॉन इस्पात तथा लेमिनेशन द्वारा क्यों बनाया जाता है, तो स्थैतिक तथा भंवरदार हानि को कम करने के लिए। किस लिए बनाया जाता है, स्थैतिक तथा भंवरदार हानि दोनों को घटाने के लिए हम लोग करते हैं ये चीज़, ठीक है। देखो एनटीपीसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, और जिसने ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पढ़ा होगा क्या आंसर देगा, कुछ नहीं देगा। अब देखो कह रहा है कि बकहोल रिले का काम क्या होता है। बकहोल रिले क्या है, एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है। अभी ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। बकहोल रिले क्या है, एक तरह से हमारी सेफ्टी डिवाइस है। बकहोल रिले क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। तो कह रहा है बकहोल रिले का प्रयोग किया जाता है, बकहोल रिले का प्रयोग किया जाता है वायु शीतली ट्रांसफार्मर में किया जाता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में किया जाता है, कि तेल शीतली ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो बकहोल रिले काम क्या होता है, 2 अलार्म सर्किट इसमें लगा होता है, यानी ये अलार्म के माध्यम से सबको क्या करता है, सूचित करता है कि हाँ ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं कहाँ, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं तेल शीतलित ट्रांसफार्मर। तो जो बड़े जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे तो उसमें तेल ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। बड़े जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे उसमें क्या पड़ेगा, तेल ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है बकहोल रिले का प्रयोग किया जाता है। तो बकहोल रिले का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। बकहोल रिले का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बकहोल रिले का जो प्रयोग है वो हम लोग करते हैं तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में, ठीक है। बकहोल रिले का प्रयोग कहाँ करते हैं, बकहोल रिले का प्रयोग हम लोग तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक है। तो बकहोल रिले का प्रयोग कहाँ करते हैं, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है बकहोल रिले का प्रयोग, ठीक है। याद रखना ये बात, ठीक है। तो बकहोल रिले क्या होता है, बकहोल रिले का काम ही होता है तेल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जैसे मान लो ठंडा नहीं हो पाता है, तो अगर जैसे एक्सप्लोजन बेल्ट का काम क्या होता है, तेल को बाहर फेंकना अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर मान लो बाहर भी नहीं जा पा रहा है तेल, तब क्या करेगा, 2 अलार्म सर्किट के माध्यम से, सर्किट से हमें पता चल जाएगा, अलार्म बजने लगेगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ खराबी आ गई है। तो ये सब काम क्या है, कुल मिला के तेल का ही तो निरीक्षण कर रहा है। तो तेल यानी कि तो बकहोल रिले का उपयोग कहाँ करेंगे, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, तो शक्ति और फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। शक्ति
का मतलब क्या हो गया, शक्ति यानी कि पावर, पावर बराबर वी आई, वी आई यानी कि पावर को और फ्रिक्वेंसी को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे मान लो ट्रांसफार्मर है, जैसे तुम्हें बताते हैं, ये मान लो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जैसे मान लो ये हमने तुम्हारा बनाया है, मान लो ये तुम्हारा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये हमने जो बनाया है ये मान लो तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज क्या मिलेगा, हाई। सेकेंडरी में वोल्टेज हाई मिलेगा और करंट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अब प्राइमरी में क्या किया होगा हमने, प्राइमरी में हमने क्या किया होगा, वोल्टेज कम दिया होगा लेकिन करंट हमारी क्या रही होगी, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा रही होगी। ठीक है, तो देखो यानी कि अब देखो ज़रा ध्यान से देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, यानी यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ है और धारा क्या हो गई है ज़्यादा, और यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हुई है तो धारा क्या हो गई, कम। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या रहता है, ठीक है, मतलब कि लगभग इक्वल रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो शक्ति थी वही शक्ति क्या है यहाँ पे भी, पावर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, पावर में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो किसी मतलब किस शक्ति, मतलब कह रहा है किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, तो शक्ति और आवर्ती को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, यानी कि पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। ठीक है, पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, ट्रांसफार्मर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, ट्रांसफार्मर किस राशि को नहीं बदलता, तो फ्रीक्वेंसी को भी नहीं बदलता है और शक्ति को भी नहीं बदलता। जैसे मान लो प्राइमरी में तुमने, हम लोग के घरों में 50 हर्ट्ज़ की आती है, और जैसे मान लो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में तुमने 50 हर्ट्ज़ की एसी दी, तो क्या आउटपुट में क्या 100 हर्ट्ज़ की आउटपुट देगा, क्या नहीं, आउटपुट में भी तुम्हारे 50 हर्ट्ज़ की ही देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ ये मान लो यहाँ पे 50 वोल्ट था तो ये वोल्टेज बढ़ा देगा, मान लो 55 वोल्ट कर देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तुम्हारी वही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी और पावर भी तुम्हारी वही रहेगी। ठीक है ना, पावर भी तुम्हारी क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो प्राइमरी में तुम्हारा मान लो V1 I1 था और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा V2 I2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, P1 बराबर P2। अब तुम्हें ये लाइन समझ में नहीं आ रही, वो बड़ी खटक रही होगी दिमाग में, यार कैसे बराबर हो जाता है, ये कैसे शक्ति कैसे बराबर होगी। जब देखो ज़रा ध्यान से, जैसे मान लो हम ये केस ले रहे हैं तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, किसका ले रहे हैं, हम ये केस ले रहे हैं तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का केस ले रहे हैं। मान लो हमने 50 वोल्ट का हमने इस मान लो मतलब प्राइमरी में हमने स्रोत में 50 वोल्ट का इनपुट दिया और करंट है हमारी मान लो 20 एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है, आउटपुट में क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आउटपुट मान लो तुम्हारा हो जाता है कि मान लो कि आउटपुट हो जाता है मान लो कि तुम्हारा 100, यानी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज हो गया मान लो 100, तब करंट तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम करता है। देखो 50 वोल्ट था, 50 वोल्ट को बढ़ा के कितना कर दिया, 100 वोल्ट, और धारा कितनी थी, धारा को स्टेप डाउन करता है, तो धारा थी 20 एम्पियर, 20 एम्पियर से कितनी होगी, 1 एम्पियर की धारा होगी। हमारी बात पूरी सेटेबल भी होगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, यहाँ भी इन दोनों का V और I का प्रोडक्ट था 100, और यहाँ पे भी V और I का प्रोडक्ट कितना है, 100 आ रहा है, इधर भी 100 आ रहा है प्रोडक्ट, और इनका भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, यानी कि इनकी पावर क्या है, सेम है। अब लाइन समझ में आ गई। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये ना तो शक्ति को बदलता है और ना ही आवर्ती को बदलता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें ट्रांसफार्मर में नहीं बदलती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, समझा भी दिया बहुत अच्छे से। चलो अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई, फिर तो बिल्कुल रटा होगा, डीसी सप्लाई से अगर जोड़ दोगे तो क्या होगा, वाइंडिंग चल जाएगी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, समझाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से थ्योरी में भी लिखा था, वहाँ भी बताया था हमने। अब कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस पे काम करता है, यानी कि किस प्रकार की धारा पर ट्रांसफार्मर करता है काम, डीसी पे काम करता है, एसी पे काम, किस पे काम करता है, तो एसी पे। तुम्हें पता है ट्रांसफार्मर केवल और केवल किस पे काम करता है, एसी पर ही काम करता है।
ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल और केवल एसी पर ही काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है, यानी कि जो लीकेज है वो कौन से ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होगा। हमने तुमको 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर बताए थे क्रोड के आधार पर। एक होता है क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, एक होता है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर और एक होता है बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। तो हमने बताया था कि जो बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है, आयताकार पट्टियाँ लगी होती हैं, यानी चुंबकीय रास्ता जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं। चुंबकीय रास्ते चुंबकीय बल रेखाओं को जानने के लिए, फ्लक्स को जानने के लिए अनेक रास्ते होते हैं। तो रास्ता बहुत सारे होंगे तो रुकावट कम होगी, यानी कि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से बताई थी। तो कौन से प्रकार के ट्रांसफार्मर में हमारा मतलब लीकेज जो है न्यूनतम होगा, तो बैरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो लीकेज है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, चलो 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडल के मध्य होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़ी होती है ये बता रहा है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़ी होती है, तो कैसे जुड़ी, चुंबकीय माध्यम से जुड़ी होती है ना। हम लोग केवल किस में एसी विद्युत देते हैं, इनपुट किस में देते हैं, केवल प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या विद्युत दी हमने, नहीं दी। ये प्राइमरी वाइंडिंग से हमारी चुंबकीय बल रेखा निकलती है और सेकेंडरी वाइंडिंग को काटने लगती है, तब हमारा क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग तो इलेक्ट्रिकल तो जुड़ा नहीं था, ना ही तुम्हारा मैकेनिकल जुड़ा है, केवल किससे जुड़ा हुआ है, चुंबकीय माध्यम से जुड़ा हुआ है। चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, जब काटती हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को, तब हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग से हमको आउटपुट मिलता है। इसका मतलब आपस में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किस तरह से जुड़ी हुई है, चुंबकीय माध्यम से जुड़ी हुई है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है, तो चुंबकीय माध्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहे ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो अनुपात होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ट्रांसफार्मर रेशियो की बात कर रहा है। ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, पता चल जाएगा। N2 अपॉन में N1 बराबर V1 अपॉन में N2 अपॉन में N1 बराबर में V2 अपॉन में V1, और बराबर में क्या होगा, बराबर में तुम्हारा होगा I1 अपॉन में I2 होगा। हमने कहा था धारा का याद रखना, I1 ऊपर होता है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमारा बी और सी सही है, बी और सी सही है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर सॉरी 30 नहीं 28 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाता है, हमने थ्योरी पढ़ाई थी तब हमने कहा था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ये पूछता है। ठीक है, तो वही करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हाँ क्या चीज़ पूछी जाती है। अब देखो कह रहा है रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में, रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ठीक है, रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, तो स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, तो रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, तो रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन का यूज करते हैं। ठीक है, रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो कितनी बात, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब जो बकवास लिखी है ये पूरी बकवास लिखी है, ये हमने तुमको सब बकवास बता रखी है पहले से ही, और इतना लंबा इन लोगों ने लिख रखा है, हमने शॉर्टकट में तुम्हें कॉपी में भी शॉर्टकट में लिखा है नाम के आगे ही। ठीक है, पहला क्या लिखा है, स्टार यानी प्राइमरी स्टार होगी, और सेकेंडरी क्या होगी, इंटर स्टार। ठीक है, हमने बताया था, तो सेकेंडरी भी स्टार है, और डेल्टा इंटर स्टार की प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी क्या होगी, स्टार। वही चीज़ इन लोगों ने लिख रखी थी डाटा में। ठीक है, बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो सब हम तुमको थ्योरी में बता चुके हैं। बस ये याद रखना कि रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करेंगे, स्टार इंटर स्टार तथा डेल्टा इंटर स्टार संयोजन वाले ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग रेतीले तथा पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व द्वितीयक वोल्टता शून्य पर क्या होता है, मतलब कि कह रहा है कि लोड शून्य है, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी व द्वितीयक वोल्टता शून्य लोड पर क्या होगा, शून्य लोड यानी कि लोड हमने दिया ही नहीं है, याद आ रहा कॉन्सेप्ट, लोड हमने नहीं दिया, इसका मतलब हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग वो कैसी रखनी पड़ेगी, ओपन रखनी पड़ेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड हमने दिया ही नहीं है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी ओपन रहेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहेगी, ओपन। अब हमें किससे मतलब है, प्राइमरी वाइंडिंग से मतलब है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जब लोड लगाया ही नहीं है तो इसमें करंट जाए चना जाए, कोई फ़ायदा है हमारा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हमने लोड ही नहीं लगाया। तो हमें हमें लेना देना किससे है, प्राइमरी वाइंडिंग से। हमें किससे लेना देना है, केवल और केवल प्राइमरी वाइंडिंग से ही लेना देना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमने मान लो इस रूट से इसको जब जोड़ेंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों आपस में कैसे होंगे, इन फेज रहेंगे। वोल्टेज और करंट दोनों आपस में करेंगे इन फेज, मतलब कि साथ साथ चलेंगे। मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से वोल्टेज इधर जाएगा तो करंट भी हमारा ऐसे जाएगा, यानी कि दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे, हम साथ साथ हैं, ठीक है, वही वाला। तो एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी में वोल्टता शून्य लोड पर, यानी कि जो वोल्टेज है वो शून्य लोड पर कितना होगा, जब नो लोड की कंडीशन बता रहा है ये। तो शून्य लोड पर जब लोड ही शून्य हो जाएगा तो वोल्टेज और करंट दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इन फेज होते हैं। दोनों आपस में कैसे होते हैं, इन फेज होते हैं, ठीक है। चलो 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन ये समझ लो, जुगल सर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन तुमको अपनी थ्योरी में मिल रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का कितना होता है। हमने तुमको बताया था, देखना जहाँ हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर को शून्य लोड पे स्टार्ट करना बताया, इसके बाद फुल लोड पे स्टार्ट करना बताया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल कितना परसेंट होता है। तो लाइन वहाँ लिखी है, कितना परसेंट होता है, 2 से 5% होता है। कितना परसेंट होता है, 2 से 5% होता है तुम्हारा, ठीक है। ये लाइन हमने लिखवाई थी, इसमें देखना जब हमने बताया था कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर का कार्य, तो वहाँ एक लाइन लिखी है कि इसमें जो है केवल 2 से 5% ही इनपुट सप्लाई प्रदान की जाती है, ठीक है। तो देखो पूरा छुपा हुआ है, समझ लो, यानी कि बहुत ही अच्छी थ्योरी लिखी तुम्हारी ट्रांसफार्मर के सबकी थ्योरी बहुत अच्छी से लिखाई है मैंने, समझे, ठीक है। मतलब कि हर जगह का कॉम्बिनेशन करके बनाया है मैंने। जब ये तुमको कॉपी देंगे ना तो खुश हो जाएगा दिल तुम्हारा, क्या कॉपी दी है हमको। इसके बाद देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, मतलब समझ लो क्वेश्चन का। कह रहे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड है, क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा लोड है। सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हमारा क्या है, कि हमारा जो लोड है वो लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा ये जो टेस्ट है, जैसे मान लो हमने कहा कि शून्य लोड पर, इसका मतलब ट्रांसफार्मर नहीं स्टार्ट किया है, इसका मतलब फुल लोड पे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, तो ये चीज़ हमने बताई थी, यानी कि जब हमने बताया था फुल लोड पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन थी तुम्हारी कौन सी, फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का कार्य, यानी फुल लोड पर अगर ट्रांसफार्मर को देंगे तो कैसे काम करेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो। प्राइमरी धारा नगण्य होगी, ऐसा तो होता नहीं, तो प्राइमरी धारा कैसे नगण्य हो जाएगी यार, सेकेंडरी लोडेड है तो प्राइमरी में तो इनपुट हमेशा देंगे ना, क्योंकि इनपुट हमेशा प्राइमरी में देंगे तो नगण्य तो होगा नहीं। प्रभाव हिंदी की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी धारा से कम धारा लेगी, तो ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा लेती थी वो, तो सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड धारा का सदस्य जोड़ खींचेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको ध्यान से तुमने पढ़ा होगा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है तो इसका आंसर बिल्कुल तुम्हारा निकल आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, करा कॉपर हानियाँ ट्रांसफार्मर में किस भाग में होती है। देखो हमने तुमको लाइन लिखाई थी, शायद वहाँ लाइन शायद मिसिंग हो, लेकिन ज़रा देख लो। हमने तुमको जब हानियाँ बताई तो वहाँ हमने बताया विद्युत हानि में 2 लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। हमने कहा था कोर में होने वाली लॉस कौन सा होता है, कोर में होने वाला लॉस जो होता है
वो कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस होता है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ लिखा था आयरन लॉस के नीचे हमने लिखा था क्रोड हानि, उसमें इंग्लिश में नीचे लिखा है कोर हानि। ठीक है, एक नया नाम लिख लो कॉपर लॉस में। कॉपर लॉस में क्या है? वाइंडिंग लॉस भी होता है। ठीक है, यानी कि वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस होता है वो क्या होता है? कॉपर लॉस होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, मतलब देखो मन में हमारे सब बैठी हुई चीज़ें, लेकिन वही बता रहा हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे अपने आप थ्योरी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। अब ये जो तुमको नई चीज़ मिली, ठीक है, अब ये नई चीज़ तुम कहाँ लिख लोगे? जैसे कि कोर लॉस लिखा हुआ है आयरन लॉस में, ठीक है, उसी प्रकार से और करके डालोगे, और करके नीचे लिख लोगे क्या? वाइंडिंग लॉस। क्या लिख लोगे? वाइंडिंग लॉस, WINDING, वाइंडिंग लॉस। यानी कि वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस होता है, वाइंडिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अच्छा बताओ वाइंडिंग में होने वाला लॉस कौन सा होता है? तो वाइंडिंग में होने वाला लॉस कौन सा है? कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस के नीचे देखो, कॉपर लॉस के नीचे लिखा है ताम्र हानि, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है अस्थिर हानि, और करके लिखा है परिवर्तित हानि। ठीक है, इसके बाद और करके लिख लो वाइंडिंग लॉस। कौन सा लॉस? वाइंडिंग लॉस। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि बताओ वाइंडिंग लॉस अगर हो रहा है, अगर वाइंडिंग में लॉस है तो उसका मतलब कौन सा लॉस हो रहा है? कॉपर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है कि कॉपर हानियाँ ट्रांसफार्मर के किस भाग में होती है? जो कॉपर हानियाँ जो है वो कह रहा है कि कॉपर हानियाँ जो है ट्रांसफार्मर के किस भाग में होती है? तो किस में होती है? कोर में तो नहीं, जिसका मतलब किस में होती है? वाइंडिंग में होती है। तो कॉपर लॉस कहाँ होता है? वाइंडिंग में हमारा होता है। ठीक है, चलो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा वास्तव में बूस्टर एक है। नाम तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा, बूस्टर ट्रांसफार्मर पहले से पढ़ते हैं, और बूस्टर ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो बूस्टर क्या है? एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, और तुमने इसको पहले भी पढ़ा है। ठीक है, बूस्टर ट्रांसफार्मर बिल्कुल रटा होगा तुमको। बूस्टर क्या? बूस्टर क्या के ट्रांसफार्मर जुड़ता था। ठीक है, तुम्हें शायद DC जनरेटर या DC मोटर में पढ़ा था तुमने। ठीक है, बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बूस्टर ट्रांसफार्मर, तो वास्तव में बूस्टर क्या है? बूस्टर एक ट्रांसफार्मर है। वास्तव में बूस्टर क्या है? बूस्टर एक क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर प्रचालन के लिए, ठीक है, ठीक है, जब एक ट्रांसफार्मर कमजोर पड़ता था उसके पैरेलल में एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते थे। उसकी कुछ कंडीशन, 4 कंडीशन भी बताई थी हमने कि ये 4 कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो एक कोई ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है और इसके पैरेलल में हमको दूसरा, इसके समांतर में हमको एक दूसरा ट्रांसफार्मर चलाना है, तो कह रहा है कि जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन किस हिसाब से करो? मतलब अब ये तो बेसिकली बात मतलब 3 तारें होती हैं, तो कनेक्शन तो हमको जोड़ना ही पड़ेगा, तार तो जोड़ने पड़ेंगे दोनों को आपस में। तो वही कह रहा है कि जो कनेक्शन है वो किस प्रकार का कनेक्शन करोगे? तो याद रखना इसमें जो कनेक्शन हमारा होता है वो होता है, जैसे मान लो पहले वाले में डेल्टा स्टार है तो दूसरे वाले में क्या होगा? स्टार डेल्टा होगा। उसका भी रीज़न है रखने का। ठीक है, तो पहले वाले का डेल्टा स्टार, तो स्टार को स्टार से जोड़ देंगे और डेल्टा को डेल्टा से जोड़ देंगे। तो याद रखना कि कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सर पैरेलल में चलाने। अगर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चला रहे हो तो कौन सा कनेक्शन करोगे? डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा, ये कॉम्बिनेशन करोगे। याद रखना पॉइंट, ये याद करने वाला पॉइंट एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो समांतर में ट्रांसफार्मर अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यही सब चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही तुमको। क्वेश्चन लगाओगे तभी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 फेज से 3 फेज ट्रांसफार्मर का संबंध कैसा रखोगे? डेल्टा स्टार से स्टार डेल्टा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि धारा परिणामित की प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों संख्या कितनी होती है? बिल्कुल क्लियर है बात, हमने बताया था तुम्हें। पीटी ट्रांसफार्मर और सीटी ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। तो हमने क्या बताया था इसमें? हमने बिल्कुल बताया था तुमको, जो पीटी ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में 1 या 2 चक्कर होते हैं। कितने होते हैं? 1 या 2 चक्कर। किस ऑप्शन मिल रहा है? 1 से 5 चक्कर मिल रहा है, यही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होता पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल में सेकेंडरी वाइंडिंग में 1 या 2 चक्कर होते हैं। ठीक है, धारा मतलब कि सीटी में क्या होता है कि सीटी में तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग में 1 या 2 चक्कर होते हैं। ठीक है, और जो पीटी ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर? जो तुम्हारा पीटी ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है, उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में होते हैं 1 या 2 चक्कर होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 5 के बीच में होता है। ठीक है, चलो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न से द्वितीयक टर्न का अनुपात बताना है। यानी कि देखो 200 वोल्ट क्या है? इनपुट, यानी कि ये तुम्हारा क्या है? प्राइमरी के लिए दे रखा है, और 400 वोल्ट आउटपुट यानी कि क्या दे रखा है? सेकेंडरी का दे रखा है। कह रहा है कि प्राथमिक टर्न और द्वितीयक टर्न का अनुपात बताना है, यानी कि हमको एन से मतलब है। यानी कि इसमें तुम्हारा क्या वोल्टेज दे रखा है, यानी कि ई है और एन है। ई और एन से मतलब है, किससे मतलब है? ई और एन से हमको मतलब है। तो देख लो जरा, ई और एन से मतलब है तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो E2 अपॉन में E1 बराबर में क्या होगा?
E2 का मतलब हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, और E1 का मतलब हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। बराबर में क्या होगा, N2/N1, ये रेशियो होता है, हमको इसका रेशियो चाहिए। और हमें पता है E2 कितना है, E2 है 400, बटे में E1 कितना है, E1 हमारा कितना, E1 है 200, कितना हो जाएगा 2:1, 2:1 बराबर कितना होगा N2/N1, यानी कि हमारा क्या निकला, N2/N1 जो निकला है हमारा क्या निकला 2:1। हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा है प्राथमिक टर्न से द्वितीयक टर्न का अनुपात, यानी कि हमसे पूछा है N1/N2 पूछा है, क्या पूछता है हमसे पूछा है N1/N2 कितना होगा, तो N1 अनुपात कितना होगा, N1/N2 कितना होगा 1:2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:2, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, कि डी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट। चलो अब हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉपी में भी नोट कर लेना चाहे, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन जो 38 नंबर क्वेश्चन इसको थ्योरी वाली कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक 100 kVA 2400 अब ऑब्लिक 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वो तुम्हारे कितने टर्न है, 300 टर्न है। तो प्राइमरी व सेकेंडरी में विद्युत धारा बतानी, क्या बताना है, प्राइमरी व सेकेंडरी में हमको क्या बताना है, विद्युत धारा बताना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में नापी जाती है, केवीए में नापी जाती है। तो केवीए देखा जाए क्या लिखा है, किलो वोल्ट एम्पियर, क्या लिखा है, किलो वोल्ट एम्पियर। अब जैसे मान लो प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग, उससे हमें केवीए से लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या मतलब, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर तुम लेके आए, मान लो कि 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो यार इनपुट से हमें ना तो लेना देना है ना ही आउटपुट से। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग इनपुट के लिए भी 100 kVA होगी और आउटपुट के लिए भी 100 kVA की ही होगी, ठीक है। यानी जो ट्रांसफार्मर की क्या क्षमता है, एक तरह से 100 kVA का हम ट्रांसफार्मर लेके आए, मतलब इतनी क्षमता का लेके आए, तो क्षमता तो कम होने वाली नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है, केवीए बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, केवीए बराबर हम लोग लिख सकते हैं VA, क्योंकि यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर है, यहाँ पे VA, यानी केवीए बराबर VA लिख सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग के लिए होगा, यानी कि वी मतलब वी की जगह पे क्या ले सकते हैं, वी की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो वी की जगह पे वोल्टेज और ए की जगह पे क्या ले सकते हैं, धारा, यानी कि आई। तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, केवीए बराबर बन जाएगा, केवीए बराबर बन जाएगा वोल्टेज इंटू धारा। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए कर रहे हो तो पी हो जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर होता था, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, केवीए बराबर हो जाएगा VS इंटू IS सेकेंडरी। समझ में आएगी बात। तो ये इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। जैसे पहले वाले के लिए फार्मूला निकाल लगाते हैं, केवीए बराबर क्या हो जाएगा, V प्राइमरी और I प्राइमरी, ठीक है। हमको क्या निकालना है, प्राइमरी व सेकेंडरी में विद्युत धारा निकालनी है, तो ठीक है, विद्युत धारा निकालनी है, नहीं IP बराबर निकालना है। IP बराबर क्या हो जाएगा, IP बराबर हो जाएगा KVA अपॉन में क्या हो जाएगा VP। KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट किलो को किस में, किलो को चेंज कर देंगे, किलो को चेंज करो तो किलो में कितना होता है 1000 होता है, 1000 इंटू वोल्ट कितना दे रखा है, प्राइमरी के लिए वोल्ट कितना है, प्राइमरी के लिए हमारा है 2400 वोल्ट, ठीक है। और सेकेंडरी के लिए कितना है 240 वोल्ट, ठीक है। तो दो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपॉन में, यानी प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज कितना दे रखा है 2400 दे रखा है, और इंटू क्या, धारा, धारा कितनी है हमारी, धारा जो है वो कितनी है, क्योंकि हमें क्या लेना, केवीए लिखना है, क्या लिखना केवीए, तो केवीए हमको डायरेक्ट पूरा केवीए का मान दे रखा है 100 kVA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 kVA हो जाएगा, ठीक है। तो एक किलो को हमने चेंज कर दिया 1000 में, और केवीए का मान कितना दे रखा है 100, तो 100 हो गया, ठीक है, यानी कि 100 kVA हो गया। कुल मिला के ऐसे समझो, कुल मिला के ऐसे समझो तो कन्फ्यूजन हो जाएगी तुमको। देखो केवीए लिखा है, कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है, 100 kVA का है, कितने का है 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, बटे में कितना वोल्ट है 2400 वोल्ट है, ठीक है। अब इस के को हम चेंज करेंगे, के को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 1000, और इंटू क्या हो जाएगा, वी और ए बचेगा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2400 क्या वोल्ट, तो ये वी से भी कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 में 24 का भाग दोगे तब तुम्हारा कितना आएगा 41.66 एम्पियर,
क्या आ जाएगा 41.66 एम्पियर हो जाएगा। ये तुम्हारे के लिए किसके लिए हो गया, प्राइमरी के लिए हो गया। इसी प्रकार से सेकेंडरी का निकाल लेंगे तो सेकेंडरी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई एस बराबर क्या बन जाएगा, के वी ए अपॉन में कितना बन जाएगा, वी सेकेंडरी। तो के वी ए का मान कितना दे रखा है, के वी ए का मान वही है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो वही होगी, इंटू कितना हो जाएगा 1000 और इंटू कितना हो जाएगा वी और ए अपॉन में कितना लिख देंगे 240 वोल्ट है और ये वोल्ट से बी कट जाएगा। अब देखो वही चीज़ है, आंसर इसका वही, क्योंकि भाग तो 24 का ही देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। भाग तुम 24 का देंगे ना, यहाँ पे ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि हमारा एक पॉइंट उधर खसक जाएगा। पिछला वाला आंसर हमारा क्या है 41.66 आया है, तो एक जीरो नीचे कम है तो इसका एक पॉइंट ये इधर खसक जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 416.6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 416.6 और 66 चाहे जहाँ तक लिखते जाओ उससे लेना देना नहीं, क्योंकि 66 जो है तुम्हारा क्या है, ये आसान से दशमलव है, तो 66 चाहे जहाँ लिखते चले जाओ, जितना भी लिखते चले जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 416.6 एम्पियर। तो दोनों के आंसर निकला है। तो वो कहाँ पे है 416.6 एम्पियर और 41.66 एम्पियर, ठीक है। तो देखो ये देखो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं 41.66 नहीं, देखो क्या निकला 41.66 निकला। देखो 166 तो है नहीं, तो क्या करें 41 पॉइंट वैज्ञानिक नियम वाले से ये 6 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7 बन जाएगा, 41.60 हो गया। इसी प्रकार से 416.66 आया तो ये 6 के जैसा, यानी कि तुम्हारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक नियम लिखा दिया इसमें। जान जान मालूम तुमको कि 5 से 9 के बीच में संख्या होती है तो पीछे वाली संख्या में एक बढ़ जाता है, ठीक है। चलो 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के समांतर में प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त है, यानी कि ट्रांसफार्मर को अगर समांतर क्रम में चला रहे हो तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। समांतर क्रम में चलाने के लिए समान, मतलब कि दोनों ट्रांसफार्मर के समान पेज क्रम होना चाहिए, ये शर्त थी। समान वोल्टता अनुपात होना चाहिए, ये भी शर्त थी। समान ध्रुवता होनी चाहिए, ये भी, यानी कि सारे सही हैं इसके। तो यानी कि ये तीनों शर्तें होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कितना ईजी है, वोल्टेज रेगुलेशन का मामला पूछ रहा है। तो सीधा हमने कहा था, सीधा लास्ट वाला चेक करो पहले, वी एफ एल इसमें है तो ये सही होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें वी एन एल है, यहाँ पे वी एफ एल है, ख़त्म हो गया। यहाँ वी एफ एल है, यहाँ वी एन एल है, ख़त्म हो गया। देखो दोनों ऑप्शन इसे कट गया, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिणाम मित्र में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तेल जो है उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, मतलब कि जो, देखो ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है, परिणाम मित्र, ठीक है। तो कह रहा है कि परिणाम मित्र में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो तेल उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो हम लोग तेल यूज करते हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य क्या है, पहली बात तो तेल जो होता है वो क्या है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है, तो शीतलन के लिए यूज होता है, और किसके लिए, इंसुलेशन के लिए यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर इन दोनों चीज़ के लिए यूज होता है। तो परिणाम मित्र में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, पहली बात तो तेल जो होता है वो ट्रांसफार्मर को ठंडा प्रदान करेगा, मतलब शीतलन देगा, और क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रदान करता है, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से ट्रांसफार्मर का विद्युत भागबल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है। निम्न में से ट्रांसफार्मर का विद्युत भागबल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विद्युत भागबल ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 4.445 एन, हमने हमने कहा था याद रखना, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत भागबल का समीकरण क्या होता है, ई बराबर होता है 4.445 एफ एन, क्या होता है 4.445 एफ एन होता है, ठीक है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर जो होता है ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको बिना परिवर्तन किए, ठीक है, दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरण कर सकता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर जो है किसको चेंज नहीं करता है। तो हमने बताया था शक्ति और पावर, सॉरी शक्ति यानी कि पावर और फ्रिक्वेंसी, इन दोनों को चेंज नहीं करता है। तो इसका आंसर देखो, कहीं पावर कहीं दे रखा, नहीं दे रखा, आवृत्ति दे रखा है, तो इसको मतलब इसको चेंजमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो शक्ति यानी कि पावर और आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, पावर और फ्रिक्वेंसी को ट्रांसफार्मर जो है चेंज नहीं करता है, ठीक है। चलो 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर कह रहा है स्थैतिक रूप से
प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत में प्रयुक्त होता है। तो मतलब कि जो है स्थैतिक कौन सी डिवाइस होती है? ट्रांसफार्मर ही होती है। ठीक है, स्थैतिक डिवाइस कौन सी है? ट्रांसफार्मर। तो स्थैतिक रूप से वो भी प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस में होता है? तो भाई प्राइमरी में हम लोग धारा भेजते थे तो प्रेरित के माध्यम से तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो उससे चार्ज हो जाता था सेकेंडरी वाइंडिंग में, तभी तो हमारा वोल्टेज जो उत्पन्न होता था, चुंबकीय बल रेखाएं प्राइमरी से निकलती थी। तो किस में होता है ये कंडीशन? ये परिणाम मित्र में होता है। प्रेरित ईएमएफ की कंडीशन किस में होती है? ट्रांसफार्मर यानी कि परिणाम मित्र में होता है। ठीक है, चलो 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं पेपरों में। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वक्र में प्रेरित वोल्टेज कितना होता है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन जब हमने देखा तो ऑप्शन में जब हमने देखा तो हमने देखा कि ये हमसे पूछ रहा है फेज क्रम। क्या पूछना चाह रहा है? फेज क्रम। यानी कि हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वोल्टेज और धारा के बीच में एंगल कितना है। वोल्टेज और धारा के बीच में क्या पूछना चाह रहा है? एंगल पूछना चाह रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है इस प्रकार से, ये होता है ऐसे, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक ही होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे काटती हैं। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं काट रही हैं तो देखो ज़रा ध्यान से, ये 180 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे बनता है? सीधी लाइन होती है 180 डिग्री होता है, यानी कि इसके बीच में एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज है उसके बीच एंगल कैसा होता है? तो प्राथमिक वोल्टेज के साथ कितना बनाता है? 180 डिग्री। यानी कि प्राइमरी के साथ कितना वोल्टेज बना रहा है? सीधा ऐसे तो सीधी तो लाइन जा रही है तो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा कि प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर बनाता है। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है भी, लेकिन बस बता दिया अब तुम्हें समझ में आएगा कितना ईजी है, लेकिन पेपर में नहीं समझ में आता है। ठीक है, चलो 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा ईजी है। कह रहा है लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो बिल्कुल रटा चुके हैं तुमको, 0.35 mm से 0.55 mm रटाया, तो 0.3 से 0.5 ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। तो 46 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलो 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का लोड दिया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है वो किस में दिया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो वोल्ट होता है वो किस में दिया जाता है? वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का किस में दिया जाता है? वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, कैसे वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है? देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तुम्हारा होता है सीटी और दूसरा होता है तुम्हारा पीटी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वही कह रहा है जो लोड होता है वो किस में? सीटी को किस में नापोगे? सीटी में क्या है? एम्पियर नापोगे, और पीटी में क्या है नापोगे? वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट एम्पियर, देखो कैसे आंसर निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तुम रटोगे बैठ के, अच्छा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का लोड वोल्ट एम्पियर में होता है, वोल्ट एम्पियर में होता है, वोल्ट एम्पियर में होता है, ऐसे नहीं रटना है। ठीक है, सीटी ट्रांसफार्मर है, सीटी ट्रांसफार्मर क्या नापता है? धारा नापता है, तो एम्पियर नाप रहा है। पीटी ट्रांसफार्मर होता है वो क्या नापता है? वोल्टेज। तो इसका मतलब कि एक तरह से मात्रक पूछ रहा है, तो मात्रक क्या होगा? वोल्ट एम्पियर। क्या हो गया? वोल्ट एम्पियर, या फिर एम्पियर वोल्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्ट एम्पियर इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। और तुम्हें पता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है सीटी और एक होता है पीटी ट्रांसफार्मर, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कितनी इजी क्वेश्चन है मतलब इस बुक में। ठीक है, चलो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के बराबर होता है? ये लाइन भी हमने बिल्कुल लिखा रखी है कि तुमने जितना इनपुट दिया, तुमने जितना मतलब कि इनपुट में जितना वोल्टेज था, आउटपुट में उतना ही वोल्टेज मिल जाए। ठीक है, इनपुट में जितना वोल्टेज था आउटपुट में तुमको उतना ही वोल्टेज मिल जाए, तो ऐसा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऐसा ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है, और इसमें के का मान कितना होता है? एक होता है। इसमें जो के का मान होता है वो कितना होता है? हमारा एक होता है। ठीक है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 48 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिणाम इसका कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है, यानी कि परिणाम तापित होता है मतलब कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि हीट, यानी सबसे ज़्यादा किस में उत्पन्न होती है। ठीक है,
तो कह रहा है ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है, यानी कि सर्वाधिक गर्म कौन सा होता है ट्रांसफार्मर में भाग, तो कौन सा भाग गर्म होता है, वाइंडिंग। ठीक है, जो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है वही गर्म होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमारी जो वाइंडिंग होती है वही क्या होती है, गर्म होती है। तो परिणाम में इसका कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है, वाइंडिंग गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखो ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें हमारी क्या लगी थी, वाइंडिंग ही तो लगी होती है। तो सबसे पहले एसी तुम दोगे, तो एसी दोगे तो गर्म क्या होगा, सबसे पहले वाइंडिंग होगा, और वाइंडिंग जब गर्म होती है तभी हमारा तेल गर्म होता है। तो सीधा सबसे पहले गर्म कौन हो रहा है, वाइंडिंग। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, वाइंडिंग ही गर्म होगा। जितना ज़्यादा वाइंडिंग गर्म होगा उससे कम ही गर्म होता है तुम्हारा तेल, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि हीट कौन उत्पन्न कर रहा है, हीट तो तुम्हारा वाइंडिंग ही उत्पन्न कर रहा है ना, क्योंकि तुम इनपुट दोगे एसी जो इस एसी स्रोत यानी कि इनपुट जब दोगे तो किस में दोगे, प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं हम लोग। तो वाइंडिंग हमारी क्या होती है, हीट होती है, गर्म होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर भाग। तो ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन सा, सर्वाधिक तापित भाग कौन सा होता है, वाइंडिंग हमारी जो होती है सर्वाधिक गर्म होती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए किसका यूज करते हैं। बिल्कुल रटा है यार, सिल्का जेल का। किसका करते हैं, सिल्का जेल का यूज करते हैं। तो सिल्का जेल का काम क्या होता है, जो वायु में नमी होती है उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। जो वायु में नमी होती है उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, और ब्रीदर का काम क्या होता है, ब्रीदर का काम भी यही होता है। ब्रीदर का काम क्या होता है, जो वायु अंदर आती है उसको नमी को बाहर कर देता है, और जो शुष्क वायु होती है उसको अंदर करता है वो। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का क्या कार्य होता है। एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का क्या कार्य होता है। तो एक ट्रांसफार्मर में संरक्षक का क्या कार्य होता है, कि संरक्षक का मतलब हो गया बकोल्ज रिले। किसकी बात कर रहा है वो, बकोल्ज रिले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, बकोल्ज रिले की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो वही कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले का क्या कार्य होता है। एक ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले का काम क्या होता है, बकोल्ज रिले का काम यही होता है, जो तेल का फैलाव होता है, ठीक है, या फिर संकुचन होता है, उसके बारे में देखना होता है। ठीक है, तेल के फैलाव और संकुचन के बारे में। तो वही कह रहा है कि बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन पर ध्यान रखना, ये किसका काम होता है, बकोल्ज रिले का काम होता है। ठीक है, बकोल्ज रिले एक प्रकार से एक ऐसी डिवाइस होती है, बकोल्ज रिले जो होती है एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति होती है। बकोल्ज रिले जो होती है एक प्रकार की कैसी युक्ति होती है, सुरक्षा युक्ति होती है, यानी कि सेफ्टी डिवाइस होती है। ठीक है, बकोल्ज रिले जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, हमारी सेफ्टी डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है, हमारी सेफ्टी डिवाइस होती है। तो बकोल्ज रिले जो होता है हमारा एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है। तो बकोल्ज रिले का काम क्या होता है, बकोल्ज रिले का काम यही होता है कि बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो बकोल्ज रिले का काम ये तो होता नहीं कि पावर फैक्टर को सुधारना, ये काम तो होता नहीं है। शक्ति कार्य मतलब पावर फैक्टर सुधारना, लोड पर आउटपुट बढ़ाना, ये भी काम नहीं होता है। टैंक में नमी के प्रवाह को रोकना ये हो सकता है आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन पर ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन पर ध्यान रखना। बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन पर ध्यान रखना, ये तुम्हारा ए ऑप्शन हो जाएगा 51 का। ठीक है, चलो 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा परिणाम मित्र का नियमित परीक्षण नहीं है। मतलब कि जैसे ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब कि इसमें ऐसा कौन सा काम है जो ट्रांसफार्मर में डेली चेक नहीं करना चाहिए। कह रहा निम्न में से कौन सा परिणाम मित्र का नियमित परीक्षण नहीं है। कोण रोधन परीक्षण, ध्रुवता परीक्षण, रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण। मतलब कि क्या नहीं चेक करते, तो रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण, ऐसा कोई वर्ड तुमने पढ़ा, रेडियो के बारे में तुमने कोई वर्ड पढ़ा, रेडियो रेडिएशन, रेडियो RADIO रेडियो, और व्यक्तिकरण मतलब हो गया एक तरह से रेडिएशन। ठीक है, या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो रेडियो व्यक्तिकरण के बारे में तुमने पढ़ा, ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं पढ़ा। ध्रुव, चलो ट्रांसफार्मर में ध्रुव होते हैं, ध्रुव भी चेक करेंगे। कोर भी होता है ट्रांसफार्मर, उसको भी चेक करेंगे। प्रतिबाधा भी होती है, हम लोग उसको भी चेक करेंगे। लेकिन हमसे बात किसकी कर रहा है इसमें, हमसे बात कर रहा है कि रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण, रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण। तो रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण तो कुछ नहीं होता है। ठीक है,
रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण तो कुछ भी नहीं होता है। तो भाई कह रहा निम्न में से कौन सा परिणामित का नियमित परीक्षण नहीं है, तो रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण जो है, कौन सा परीक्षण, रेडियो व्यक्तिकरण परीक्षण जो ये हमारा नियमित परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से परीक्षणों, निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणाम मित्रों की आवश्यकता होती है, मतलब दो समान परिणाम मित्रों की आवश्यकता होती है, तो कौन से परीक्षण में होता है, तो तुमको बिल्कुल रटवाया था एक पॉइंट। ठीक है, बैक टू बैक परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण में हमें दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक है, बैक टू बैक परीक्षण में हमें दो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 53 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर में सभी आकारों के लिए आमतौर पर उपयोग करने के लिए बेहतर टैंक है। मतलब कह रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब कि क्या हुआ कि हम लोग अपने आसपास जितने भी ट्रांसफार्मर देखते हैं, हम लोग अपने घरों के आसपास जितने भी ट्रांसफार्मर देखते हैं, वो सारे कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वही कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन से टैंक का इस्तेमाल करोगे, जो तेल भरा जाता है। ठीक है, टैंक में क्या भरा जाता है, तेल भरा जाता है। तो वही कह रहा है कि जो टैंक इस्तेमाल करोगे वो किस प्रकार का टैंक होना चाहिए, जो टैंक है वो कौन से टैंक का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जो टैंक है हमारा वो कौन से टैंक का इस्तेमाल करोगे, तो हम लोग कौन से टैंक का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्यूब्ड टैंक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ट्यूब्ड टैंक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ट्यूब लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सब ये तुम्हारा याद करने वाला ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो रटने वाला क्वेश्चन एक तरह से। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन से टैंक का इस्तेमाल करोगे, जो बेटर होता है तो ट्यूब्ड टैंक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्यूब्ड टैंक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है, मतलब नो लोड परीक्षण से क्या ज्ञात कर सकते हैं, नो लोड परीक्षण से क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन कॉपर से ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैग्नेटाइज करंट। क्या लिखा है, मैग्नेटाइज करंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज करंट भी नापा जाता है। ठीक है, तो परिणाम पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है, नो लोड परीक्षण में क्या मैग्नेटाइज करंट और आयरन क्षति को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जब हमने तुमको नो लोड परीक्षण पढ़ाया था, ठीक है, जब हमने तुमको नो लोड परीक्षण पढ़ाया था, ठीक है, नो लोड परीक्षण, कौन सा परीक्षण, नो लोड परीक्षण, तो उसमें ज़रा देखो जब ट्रांसफार्मर को हम लोग, जब हमने सबसे लास्ट वाले पॉइंट है लगभग ये, मतलब कि सेकंड लास्ट क्लास का है, कि जब हम ट्रांसफार्मर को बिना लोड के स्टार्ट करें, मतलब लास्ट वाली क्लास में ही था हमें लग रहा है। जब ट्रांसफार्मर को एक तो फुल लोड पे स्टार्ट किया था, एक हमने नो लोड पे स्टार्ट किया था, तो हमने ये पॉइंट हमने तुमको बताया इसमें क्या डिफरेंस बताई थी कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर का जो कार्य क्या होता है कि यह लोड रहित अवस्था में कार्य करता है। लोड मतलब लोड रहित यानी कि बिना लोड के करता है, मतलब कि लोड शून्य होता है। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है नो लोड परीक्षण में। सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखो, इसका मतलब कौन सा टेस्ट हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा ओपन सर्किट परीक्षण हो गया। तो नो लोड परीक्षण को किस नाम से जानते हैं, नो लोड परीक्षण को हम लोग क्या जानते हैं, ओपन सर्किट परीक्षण भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सर्किट परीक्षण भी बोलते हैं। नो लोड परीक्षण को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट परीक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, और ओपन सर्किट परीक्षण में कौन सा लॉस ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो गया, आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। इसके बाद देखो हमने इसमें लिखा था कि इस विधि में लोहा, मतलब ये विधि जो थी ओपन सर्किट परीक्षण विधि कहलाती है, और इस विधि द्वारा लोहा हानि ज्ञात की जाती है, और इसमें प्राइमरी में जो है वो जो इसमें जो सप्लाई प्रदान की जाती है वो 2 से 5% सप्लाई प्रदान की जाती है, इनपुट। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कार्य, कार्य में 2 पॉइंट लिखे थे, तो वही 2 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। कार्य में लिखा था कि लोहा क्षति का मान ज्ञात करते हैं, इसके बाद करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। करोड़ में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब इंग्लिश में क्या होगा, मैग्नेटिक टाइट करंट। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, सोचो यहाँ पे कोई क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल लिखा है तो क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। तो वही चीज़ लिखा है मैग्नेटाइज करंट, तो कुछ भी स्पेशल पॉइंट नहीं लिखा हुआ, उसी में सब आंसर छुपे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन राइट होंगे, ए और बी दोनों राइट होंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा परिणाम मित्र में कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियाँ होती है। ठीक है, परिणाम मित्र में यानी कि ट्रांसफार्मर में, किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण कौन सी हानियाँ होती हैं, तो कोर में चुंबकीकरण के, ठीक है, किसके कारण, कोर में। तो कोर में होने वाला लॉस कौन सा होता है,
यानी कि कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानि होती है? कोर लॉस, यानी कि कोर में बता रहा है, तो कोर में कौन सा लॉस होता है? हमने तुमको बताया था कोर में कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस होता है। ठीक है, कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस होता है। तो बार बार, मतलब कि हमने बताया ना, इसमें एक पॉइंट लिखा था कि बार बार चुंबकित और विचुंबकित करोगे तो कौन सा लॉस होगा? आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस के अंतर्गत भी तो कौन सा लॉस होगा? ये हिस्टेरेसिस लॉस होगा। कौन सा लॉस होगा? तुम्हारा हिस्टेरेसिस लॉस होगा। ठीक है, बार बार इसको क्या करोगे? चुंबकन तथा विचुंबकन करोगे। बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन करोगे तो तुम्हारा कौन सा लॉस होता था? तब तुम्हारा लॉस होता था हिस्टेरेसिस लॉस। तो जहाँ भी हिस्टेरेसिस लॉस लिखा था उसमें लिखा भी था हमने, ठीक है। उसमें सबसे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है हिस्टेरेसिस लॉस में कि बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण होने वाला हानि कौन सा होता है? हिस्टेरेसिस हानि होती है। तो सबसे पहली बात तो हम ये तो जान ही गए, सबसे पहले लिखा था कोर, तो इतना तुम्हें पता चल कि आयरन लॉस के अंतर्गत ही होगा। आयरन कॉपर लॉस तो खत्म हो गया और हिस्ट्री हानि भी खत्म हो गया। हमारे अब 2 ऑप्शन बच गए डाउट में। और हमने हिस्टेरेसिस हानि में तुमको बताया था कि बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण कौन सा लॉस होता है? तो बार बार चुंबकन तथा चुंबकीकरण परिवर्तन बोल रहा ना, चुंबकीकरण परिवर्तन का मतलब ही हो गया कि चुंबकीकरण का मतलब भी यही हो गया कि चुंबकन तथा अचुंबकन, यानी कि बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण होने वाली हानि कौन सी होती है? हिस्टेरेसिस हानि होती है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो किस प्रकार से आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, तो सारे आंसर थ्योरी से निकल रहे हैं, कोई भी अभी एक्स्ट्रा पॉइंट हमको मिला नहीं, 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट ही मिले हैं बस केवल। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है जुगल सर की बुक का सलूशन खत्म हो गया है। ठीक है, 56 क्वेश्चन थे केवल। अब तुम्हारा काम क्या है कि 56 क्वेश्चन थे, ये तुमको दोबारा, मतलब कि एक बार तो लगा लिए, इसके बाद दोबारा लगा लिए, इसके बाद क्या है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले उसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर की थ्योरी खत्म हो गई और जुगल सर की क्वेश्चन भी खत्म हो गए। ठीक है, अब तुम्हें क्या कर उठाना, अब वो जो 4 घंटे की वीडियो थी उसको भी तुमने देख ही लिया होगा, बहुत अच्छे से देखोगे, हमने कहा था बहुत अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से देखना। ठीक है, और संडे को टेस्ट है तुम्हारा। ठीक है, बहुत अच्छे से टेस्ट देना, समझ लो। ठीक है, उसके बाद जो रिवीजन वाला टेस्ट है वो तो बहुत ही अच्छे से देना है। ठीक है, उसमें तो ये मान के चलो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने, और हवाबाजी ना करना। ठीक है, कोई भी तुक्का ना मारना क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हवाबाजी बहुत करते हो तुम, तो कोई भी तुक्का मत मारना क्वेश्चन। अब देखो, अब कौटिल्य सर की जो बुक है, जो कौटिल्य सर की बुक है उसमें ट्रांसफार्मर में कितने क्वेश्चन है तुमने कहा देखे भी ना हो। ठीक है, उनकी ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन है तुम्हारे टोटल 352 क्वेश्चन है। कितने हैं? 352 क्वेश्चन है। अब तुम्हारा काम क्या है, आज के दिन तुम्हारा यही काम है कि 2 वीडियो तुम्हारी थ्योरी की हो गई, ये कौटिल्य सर की ये हो गया। अब तुम्हारा काम क्या है, और वो जो 4 घंटे की वीडियो, इतना निपटाने के बाद अब तुमको कल क्या करना है कि कल तुम्हें जुगल सर की बुक के स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन, जुगल सर की बुक के स्टार्टिंग के ट्रांसफार्मर के 100 क्वेश्चन तुमको अटैम्प्ट मारने। ठीक है, कल तुमको जो है जुगल सर की, मतलब सॉरी जुगल सर बता रहा, कौटिल्य सर की स्टार्टिंग के 352 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट मारने हैं बिल्कुल कायदे से। ठीक है, जो समझ में ना आए उसको दोबारा देखो, उसकी थ्योरी देखो, उसका नीचे क्या सलूशन लिखा है। इसके बाद 100 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तुमको दूंगा। ठीक है, वो भी कल की डेट में। ठीक है, तो कौटिल्य सर की बुक का सलूशन कल की डेट से तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 3 वीडियो में ही पूरा सलूशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहला चैप्टर का जो रिवीजन है वो तो कर ही लिया होगा, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा तुमको क्वेश्चन वाली, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है थ्योरी की वो भी लिखा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर का बहुत अच्छे से टेस्ट दो संडे को। ठीक है, चलो, आई होप सब क्लियर हो गया होगा, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताए हमने। ठीक है, चलो बाय।